तो हम जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है यूनिट हम डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं। तो हमने लास्ट टाइम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को डिस्कस किया, फिर हमने अप्लाई किया क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर टेट्राहेड्रल। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर टेट्राहेड्रल। पहला पॉइंट जो है फॉर टेट्राहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग is always less than octahedral split। तो पहला पॉइंट हमने लिखा टेट्राहेड्रल, इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग जो होगी वो लेस होगी देन ऑक्टाहेड्रल। वो लेस स्प्लिटिंग क्यों कम होगी टेट्राहेड्रल में? क्योंकि यहाँ पे 4 लिगेंड अप्रोच करेंगे मेटल्स को। तो ऑक्टाहेड्रल के केस में क्या थे, वहां पे हमारे पास 6 लिगेंड मेटल को अप्रोच कर रहे थे। तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल में इसके स्प्लिटिंग कम होगी देन ऑक्टाहेड्रल। तो दूसरा पॉइंट इसका है, लिख सकते हम इन टेट्राहेड्रल complexes only 4 ligands approaches through space in between the axes। तो टेट्राहेड्रल के केस में क्या होगा, जो हमारे पास 4 लिगेंड होंगे वो अप्रोच करेंगे मेटल को इन बिटवीन द एक्सेस। तो ऑक्टाहेड्रल के केस में क्या देखा था हमने, अलोंग द एक्सेस, वहां पे अलोंग द एक्सेस कर रहा था। तो टेट्राहेड्रल के केस में क्या है, वो जो लिगेंड जो है वो अप्रोच करेगा इन बिटवीन द एक्सेस। तो सपोज करते हैं हम, अगर हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये हमारे पास जेड एक्सिस है। तो मैंने बताया लिगेंड जो है वो अप्रोच करेगा इन बिटवीन द एक्सिस। तो लिगेंड यहां पे अप्रोच क्या कर रहा है, इन बिटवीन द एक्सिस। तो ये था इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ओनली 4 लिगेंड अप्रोच थ्रू स्पेस इन बिटवीन द एक्सिस। तो लिगेंड यहां पे अप्रोच करेगा इन बिटवीन द एक्सिस। तो अगर हमारे पास स्प्लिटिंग कम होगी, दैट मीन्स ड्यू टू लेस स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल complexes, due to less splitting in tetrahedral complexes, it follows Hans rule। अगर स्प्लिटिंग कम होगी तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हांस रूल फॉलो करेगा। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस जो बनेंगे वो हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होंगे। तो always high spin complexes or form। तो अब अगर हम टेट्राहेड्रल को ड्रा करेंगे, ये हमारे पास एक मेटल है, तो ये हमारे पास 4 लिगेंड है। तो ये टेट्राहेड्रल है। तो इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल में
जो ये एंगल होता है हमारे पास ये 109 डिग्री और 28 सेकंड। तो यहाँ पे भी ये एंगल हमारे पास 109 डिग्री 28 सेकंड। अगर मैं मान के चलता हूँ इसको एक्स एक्सिस, तो क्या ये वाई एक्सिस हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एंगल है वो 109 और 28 है, वहां पे हमारे पास एंगल कितना होता था? 90। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको एक्स एक्सिस मान के चलूंगा। अगर ये एक्स एक्सिस है तो ये मेरे पास क्या आएगा? वाई एक्सिस। तो ये मेरे पास क्या होगा? जेड एक्सिस। और यहाँ पे देखो आप लिगेंड आप कहां से अप्रोच कर रहे हैं? इन बिटवीन द एक्सिस। तो वहां पे क्या था? ऑक्टाहेड्रल के केस में अलोंग द एक्सिस करें। जब लिगेंड इन बिटवीन द एक्सिस अप्रोच करेंगे तो अंदर से क्या मेटल के हमारे पास ऑर्बिटल होंगे, तो यहाँ से लिगेंड का इलेक्ट्रॉन क्लोड जाएगा, तो अंदर से मेटल के ऑर्बिटल्स होंगे, उनके बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा। जब रिपल्शन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। तो यहाँ पे क्या होगा? किनकी एनर्जी रिलीज होगी? ज्यादा एनर्जी वो किनकी हो जाएगी? वो डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। ये क्या करेंगे? इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, ये ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर जो है ये नीचे शिफ्ट हो जाएंगे। तो हमारे पास जो 5 डी ऑर्बिटल्स थे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड। तो यहाँ पे जब मैंने देखा लिगेंड इन बिटवीन एक्सिस अप्रोच कर रहा था, तो उधर वहां पे क्या होगी? रिपल्शन होगी। रिपल्शन से क्या होगा? इसकी स्प्लिटिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे ये 3 जो ऑर्बिटल है ये ऊपर चले जाएंगे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। तो यहाँ पे जो नीचे हमारे पास आ जाएंगे वो ये 2 ऑर्बिटल होंगे, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड। तो इनको हम नाम देते हैं ई, और ये जो हमारे पास डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, इनको हम नाम देते हैं T2 ऑर्बिटल्स। ये हमारे पास ई ऑर्बिटल्स हो गए, ये हमारे पास T2 ऑर्बिटल्स। जब हमारे पास डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो गया, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ये ऊपर चले गए और ये नीचे। इनकी एवरेज एनर्जी जो है वो लाइज कर रही है इन पे। तो यहाँ पे जो है जो एनर्जी का गैप आया, इसको हम डेल्टा टी। अब ये जो गैप हमारे पास है ऑर्बिटल्स, इसके एवरेज एनर्जी एंड ई ऑर्बिटल्स एवरेज एनर्जी एंड T2 ऑर्बिटल्स, ये इक्वल होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने हमें वैल्यू दी 0.4 डेल्टा टी एंड यहाँ पे जो T2 के लिए दी माइनस 0.6 डेल्टा टी। तो ये था हमारे पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल। ये स्प्लिट हुआ dx dy एंड dz, dx स्क्वायर y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। तो इनको हम डिजिग्नेट करते हैं D2 से, और इसको हम डिजिग्नेट करते हैं E से। dx dy एंड dz को इनके लिए डाटा दिया हमारे पास 0.4 डेल्टा टी, और इनके लिए हमारे पास दिया माइनस 0.6 डेल्टा टी। अब हम इन ऑर्बिटल में कैसे इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है कैसे निकाल सकते हैं। अगर हम जैसे हमने ऑक्टाहेड्रल के केस में लिया था, तो यहां पे भी हम अगर D4 केस लेंगे, D4 लेंगे हम, तो हमारे पास हमने पहले ही बताया इसमें हंस रूल फॉलो करेगा। तो हंस रूल जब ये फॉलो करेगा तो D2 ये कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास दी है, और हमारे पास ऑर्बिटल कौन से हैं? T2। ये 2 ऑर्बिटल हमारे पास है, एंड E के कितने हमारे पास?
वो हमारे पास 3 ऑर्बिटल। तो जब हम D4 की कॉन्फ़िगरेशन को फिल करेंगे तो यहाँ पे ये क्या करेगा, हंस रूल फॉलो करेगा, 1 2 3 4। तो क्रिस्टल फील्ड स्टिमुलेटिंग एनर्जी जब हम निकालेंगे तो यहाँ हमारे पास T2 के लिए क्या वैल्यू दी थी, -0.6 डेल्टा टी मल्टीप्लाई कितने ऑर्बिटल्स आए, 2, या आ गया 1.2 डेल्टा टी। तो अब हम इस E के केस में देखेंगे, वहां पे उसने वैल्यू दी हमें 0.4 डेल्टा टी मल्टीप्लाई कितने हैं, 2 है, वो आ गया हमारे पास 0.8 डेल्टा टी। जब हम इसकी एवरेज निकालेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0.4 डेल्टा टी। तो ऐसे ही हम D5, D6, D7, D8 के केस में फिल कर सकते हैं, तो हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल सकते हैं, n/n+2 लगा के n अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो निकाल के स्पिन मल्टीप्लिसिटी इसकी बता सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास जो है स्प्लिटिंग हमने देखी, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा नॉट स्प्लिटिंग जो है वो ज्यादा है इससे डेल्टा। डेल्टा टी मींस इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड डेल्टा टी मींस इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल। वो क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल के केस में 6 लिगेंड्स अप्रोच कर रहे थे, तो यहाँ पे कर रहे हैं हमारे पास, हमने अभी देखा यहाँ पे हमारे पास जो लिगेंड है वो 4 अप्रोच कर रहे हैं। तो रिलेशन अगर हम एग्जाम में कभी पूछा, रिलेशन बिटवीन डेल्टा नॉट एंड डेल्टा टी, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा नॉट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये याद रखना पड़ेगा आपको, डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा नॉट। तो उसके बाद हमारे पास हम फैक्टर्स देखेंगे ऑन विच डेल्टा नॉट से डिपेंड। Factors on which delta knots तो पहला फैक्टर हमारे पास है वो है नेचर ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड का नेचर हमें देखना है, लिगेंड हमारे पास किस टाइप का है। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो उस केस में हायर स्प्लिटिंग होगी। अगर हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड होगा तो लोअर स्प्लिटिंग होगी। ये था हमारे पास नेचर ऑफ लिगेंड, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर हमारे पास है नेचर ऑफ सेंट्रल मैटर। तो इस केस में क्या होगा, नेचर ऑफ सेंट्रल मैटर के केस में क्या होगा, हम लिख सकते हैं हायर इज द oxidation state higher is the splitting। नेचर ऑफ सेंट्रल मैटर का क्या है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी सेंट्रल मैटर की, उसमें उतनी ज्यादा स्प्लिटिंग होगी। अगर हमारे पास Fe2 पॉजिटिव है और Fe3 पॉजिटिव, तो मैंने क्या बताया, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा उसकी उतनी ज्यादा स्प्लिटिंग होगी। इसका मतलब यहाँ पे
Fe3 पॉजिटिव की क्या होगी, वो ज्यादा स्प्लिटिंग होगी। तो दूसरा केस, अगर चार्ज ज्यादा होगा तो उस केस में भी ज्यादा स्प्लिटिंग होगी। अब अगर कभी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम आए, तो अगर जैसे हमारे पास है टाइटेनियम 3 पॉजिटिव आया और कोबाल्ट 3 पॉजिटिव आया, तो वहां पूछा गया इसमें बताओ कि स्प्लिटिंग किसमें ज्यादा होगी। तो उस केस में आप क्या करोगे, इस केस में आपने याद रखना है मोर द वैकेंट ऑर्बिटल मोर इज द स्प्लिटिंग। वो कैसे, इसको सॉल्व करेंगे हम। तो टाइटेनियम, स्केडियम टाइटेनियम, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर जो हमारे पास वो 22 है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 3d2 4s2। तो यहाँ पे चार्ज कितना है, टाइटेनियम 3 पॉजिटिव है तो लूज करेगा 2s के और एक यहाँ पे d का एक बचा। जब d के ऑर्बिटल हम फिल करेंगे वन है तो एक बचेगा, तो इसके कितने 4 वैकेंट ऑर्बिटल आ गए। तो अब हम CO3 के केस में देखेंगे, तो इसका एटॉमिक नंबर स्केडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट तो 27 आ रहा है, 3d7 4s2, 2s के एक इधर कट गया, 3d6 बचा हमारे पास। जब हम d के फिल करेंगे तो यहाँ पे 6 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे कोई इम्पैक्टिव ऑर्बिटल्स तो है नहीं हमारे पास, यहाँ पे 4 है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं Ti3 पॉजिटिव में ज्यादा स्प्लिटिंग होगी इन कंपैरिजन टू CO3 पॉजिटिव। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए। जितने ज्यादा वैकेंट ऑर्बिटल्स होंगे उतनी ज्यादा उस केस में ज्यादा स्प्लिटिंग होगी। तो यहाँ हमने केस लिया था, पहले मैंने बताया था अगर चार्ज ज्यादा होगा, जिसका चार्ज ज्यादा होगा उसमें ज्यादा स्प्लिटिंग होगी। अगर कहीं चार्ज सेम आ गया तो उस केस में क्या करोगे आप निकालोगे इनके वैकेंट ऑर्बिटल देखोगे। अब यहाँ पे हमने जब निकाला, इसको सॉल्व किया, तो वैकेंट ऑर्बिटल हमें टाइटेनियम में ज्यादा दिखे इन कंपैरिजन टू कोबाल्ट में। इसका मतलब ज्यादा स्प्लिटिंग किसमें होगी, टाइटेनियम में ज्यादा स्प्लिटिंग होगी, किससे, इन कंपैरिजन टू कोबाल्ट 3 पॉजिटिव। तो इसका ट्रेंड हमारे पास है, वो हमारे पास है 5d की ज्यादा सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग होगी 4d से, और 4d की ज्यादा सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग होगी 3d से। और ये भी हमारे पास एक ट्रेंड है, इसको हम याद कर सकते हैं। 5d की ज्यादा स्प्लिटिंग होगी 4d से, 4d की ज्यादा स्प्लिटिंग होगी हमारे पास 3d। तो ये था आज का लेक्चर, इस पे CFT फॉर टेट्राहेड्रल। थैंक यू।